हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जो हमने देखा उसमें टोटोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था और उसका जो मैकेनिज्म है एंड रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे। अभी हम देख रहे हैं कि जो इनॉल कंटेंट है उसका स्टेबिलिटी जो है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म जो होते हैं वो दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, पर प्रोपोर्शन जो है वो उनका डिफरेंट होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि कीटो जो फॉर्म होता है दे आर मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म जो होता है वो इनॉल फॉर्म से जनरली मोर स्टेबल होता है। उसका रीज़न क्या है? तो यदि हम देखें कोई भी एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यदि हम देखते हैं कि ये जो है दिस इज नोन एज व्हाट, कीटो फॉर्म। तो ये हमारा है कीटो फॉर्म और इसमें दिस इज व्हाट वी कैन से इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे जाएगा, दिस विल गो हियर। सो इस तरह से इसका जो इनॉल फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म इस तरह से बनेगा। यहाँ पे होगा OH एंड दिस विल हैव pi bond एंड हियर विल हैव। तो ये जो है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म। तो ये इनॉल फॉर्म है। हम देखते हैं कि जनरली यदि हम देखें तो कीटो फॉर्म का जो प्रोपोर्शन होता है या कीटो फॉर्म जो होता है दे आर मोर स्टेबल। सो व्हाई कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल, इसका रीज़न क्या है? और यदि हम दोनों के इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करें तो कंटेंट जो होता है वो जनरली कीटो फॉर्म का ज़्यादा होता है। इनॉल फॉर्म का कुछ केसेस में जहाँ फेवरेबल फैक्टर्स है वहाँ पे इनॉल का भी ज़्यादा हो सकता है, पर जनरली हम देखें तो कीटो फॉर्म का जो प्रोपोर्शन होता है, जो कंटेंट होता है इक्विलिब्रियम में, दैट इज मोर। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो एक्चुअली इसमें जो CO बॉन्ड है, दिस CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, दिस CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के कंपेरिजन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड, स्पेशली पाई बॉन्ड जो है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर CO ग्रुप और दिस पर्टिकुलर कंपाउंड हैविंग CO ग्रुप इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे यदि पाई बॉन्ड के हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो इट इज जनरली 87 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कंपेयर करें सो दैट इज जनरली वी कैन से 60 किलो कैलोरी पर मोल। सो इसी एनर्जी डिफरेंस के कारण या बॉन्ड स्ट्रेंथ एनर्जी से इंडिकेट होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा है, मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है दिस इज मोर स्टेबल, और इसीलिए इनॉल फॉर्म के कंपेरिजन में कीटो फॉर्म जो है उसका प्रोपोर्शन, उसका कंटेंट ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ CC बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो कभी हमको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वाई कीटो फॉर्म इज हैविंग मोर प्रोपोर्शन देन इनॉल फॉर्म, तो ये उसके पीछे का रीज़न होगा कि CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CC डबल बॉन्ड। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे इनॉल फॉर्म का प्रोपोर्शन जो है वो भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो आज हमको इस लेक्चर में वही डिस्कस करना है कि इनॉल का जो कंटेंट है या इनॉल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। कभी हम ऐसे भी केसेस देखते हैं जहाँ पे इनॉल फॉर्म 100% होता है, तो ऐसा क्यों, उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, इसलिए हेडिंग आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। सो देखिए ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, पहले आप इसको नोट करें। ना यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यदि किसी इनॉल फॉर्म में, इनॉल कंपाउंड में बनता है तो वहाँ पे इनॉल के प्रोपोर्शन को वो इंक्रीज कर देता है, मतलब वहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। सेकेंड जो होता है दैट इज, सेकेंड फैक्टर इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यदि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा इनॉल फॉर्म में उतना इनॉल फॉर्म का जो कंटेंट है उसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होता है। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, यदि इनॉल फॉर्म बनने के बाद यदि वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए, जैसे कि फिनॉल भी एक इनॉल का एग्जाम्पल है, तो आप देखते हो कि फिनॉल जो है यदि वो उसके कीटो और इनॉल फॉर्म में देखें जहाँ पे इनॉल फिनॉल हो तो वहाँ पे फिनॉल 100% होता है, क्योंकि फिनॉल जो है इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यदि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म या उस आइसोमेरिज्म में यदि इनॉल कंटेंट एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है आफ्टर शिफ्टिंग 1,3 शिफ्ट, यदि हमारा जो इनॉल फॉर्म है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वहाँ पे इनॉल फॉर्म ऐसा भी होता है कि 99% या 100% भी वहाँ पे हो सकता है।
तो एरोमेटिसिटी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, तो स्टेरिक फैक्टर जो है वो भी इनॉल के कंटेंट को चेंज कर सकता है इन सम केसेस, ओके। एंड फिफ्थ फैक्टर इज व्हाट, सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट, तो हम देखते हैं कि जो इनॉल का जो प्रोपोर्शन है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम देखते हैं कि इनॉल का जो प्रोपोर्शन है दैट इज हाई इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन, तो इस तरह से सॉल्वेंट भी इनॉल के कंटेंट को अफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर टोटल 5 फैक्टर्स, जिसमें से ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये दोनों फैक्टर ज़्यादातर केसेस में हमको मिलते हैं जहाँ पे इन्हीं के कारण इनॉल का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। तो चलो इन फैक्टर्स को हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। नाउ इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करने वाला जो पहला फैक्टर है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं किस तरह से होता है। तो मान लो इस केस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम टिपिकल एग्जाम्पल, एसिटिल एसीटोन जो कि एक डाइकेटोन होता है, उसका एग्जाम्पल आप देखें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हम देखते हैं डबल बॉन्ड, ओके। तो इस केस में यदि हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो दिस इनॉल फॉर्म विल बी, यहाँ पे आपको देखा है हाइड्रोजन, सो ये यहाँ पे आएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा OH, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, सेपरेट बताते हैं इसको, एंड दिस इज एज इट इज डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज इनॉल कंटेंट। नाउ इस केस में आप देख सकते हो कि जो इनॉल कंटेंट है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पे ये जो इनॉल कंटेंट है दैट इज हाईली स्टेबल। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे इसका परसेंटेज होता है वो 76% होता है, 76%, और जबकि इसका जो प्रोपोर्शन है दैट इज जस्ट 24%। सो ये 24% एंड दैट इज 76% बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट दिस इज जस्ट वन फैक्टर। There is another factor which affect the stability and which increases the enol content up to 76%, and that is conjugation. आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर है, this particular pi bond is in conjugation with pi bond of CO. इन दोनों के बीच में ये इस तरह से लोकेशन पे कि they are in conjugation with each other. तो इसका conjugated यदि हम देखें कि conjugation के बाद जो न्यू स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से this particular pi bond will shift here, ये जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक कंसर्टेड मैकेनिज्म आपको दिख रहा है। तो यहाँ से नया जो फॉर्म होगा दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा O एंड दिस इज H, दिस इज नाउ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज अनदर कॉन्जुगेटेड फॉर्म और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के कारण this particular enol is highly stable and the percentage goes up to 76%, जबकि इसका जो कीटो फॉर्म है उसका सिर्फ 24% इस केस में होता है। तो यहाँ पे दोनों ही रीजन यहाँ पे होते हैं मेन स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड जो इनॉल फॉर्म है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है ये, और इस कॉन्जुगेशन के कारण भी, रेजोनेंस के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनॉल कंटेंट हाई हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। चलो इसको पहले नोट कर लो, ओके। नाउ सेकंड फैक्टर इज कॉन्जुगेशन। तो अभी हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा इसके पहले कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस कॉन्जुगेशन, इफ इट इज प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट देन दे इंक्रीजेस द इनॉल कंटेंट, एंड व्हाट वी हैव सीन इज 76% इन प्रीवियस एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन के और भी बहुत सारे केसेस है। मतलब यदि हम कंपाउंड देखें तो कॉन्जुगेशन सिर्फ इस तरह से, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि यदि बेंजीन रिंग अटैच्ड है किसी पर्टिकुलर कीटोन या एल्डिहाइड से, तो वहाँ पे भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाता है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज इस तरह का हमारा एक कंपाउंड हो जाए, इस तरह का एक कंपाउंड है एंड दैट इज हैविंग CO एंड दिस इज CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। तो इस तरह से ये एक डाइकेटोन फॉर्म है, और इसका यदि हम इनॉल फॉर्म बनाएंगे, सो दिस इनॉल फॉर्म विल हैव, ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो इसका जो कंटेंट बनेगा दैट इज
in this case is what we can say here, और यहाँ पे आएगा COH and here we will have double bond CH और this is C double bond O and CH। तो ये हमारा हो जाता है इनॉल फॉर्म। ओके, दिस इज व्हाट केटो फॉर्म एंड दिस इज व्हाट इनॉल फॉर्म, एंड दिस इनॉल फॉर्म इज आल्सो हाई क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, जो फेनिल ग्रुप है उसके पाई बॉन्ड के साथ में ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड है दिस में कम हियर, ये जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ये इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग जब अटैच होती है तो इनॉल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बिकॉज दिस बेंजीन रिंग प्रोवाइड कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी, और कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे इनॉल की जो कंटेंट है उसका जो परसेंटेज है स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उसका परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब इसमें और एक्सटेंडेड भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे भी यदि हम बेंजीन रिंग अटैच कर ले तो फर्दर ये और इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे फिर से एक्सटेंड हो जाएगा कॉन्जुगेशन। इवन समटाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमको देता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे मान लो इसको हमने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, तो NO2 ग्रुप अटैच करने के बाद इसका जो इनॉल फॉर्म हो यहाँ पे बनेगा एंड ये जो है वो हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O एंड दिस इज लाइक दिस। तो अभी इस केस में NO2 के कारण और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ से ये जो पर्टिकुलर है ये यहाँ से रिमूव होकर ये इधर आएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे होता है। एंड ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्दर एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ इनॉलिक पाई बॉन्ड। तो इनॉलिक पाई बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग के साथ में NO2 के साथ में एक्सटेंड हो जाता है कॉन्जुगेशन में, और इसी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण इनॉल का परसेंटेज और भी इंक्रीज होता है। सो यू कैन जस्ट टेक कि जब बेंजीन रिंग आया तो उससे और इनॉल परसेंटेज बढ़ा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ, उससे और इनॉल परसेंटेज बढ़ता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द इनॉल कंटेंट एज फार एज दिस काइंड ऑफ टोटोमेरिज्म इज कंसर्न। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमको पूछते हैं तो हमको पूछते हैं कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इनॉल स्ट्रक्चर, तो उस केस में इन सभी फैक्टर्स को हम वहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है। सम टाइम ये जो इनॉल कंटेंट है ये थोड़ा डिक्रीज भी हो जाता है यदि वहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस हो, इफ देर इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन केस, जैसे कि मे बी एस्टर के केस में वो चीज़ होती है। जैसे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, से फॉर एग्जाम्पल यदि कंटेंट जो है इस तरह का कभी स्ट्रक्चर यदि आ जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर यदि आ जाए कि C double bond O and this is maybe you can take CH3 and here we can take CH2, C double bond O and O18, maybe you can take Me, okay, Me मतलब मिथाइल, 80 मतलब इथाइल। तो इस केस में जब इसका हम इनॉल कंटेंट फॉर्म करेंगे तो वो इनॉल कंटेंट इस तरह से होगा कि दिस वन इज व्हाट डबल बॉन्ड O, ओके, इनॉल फॉर्म बनाते हैं, सॉरी। तो इसका यहाँ पे H, दिस इज डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O18 एंड दिस इज A। तो ये इसका हो जाएगा इनॉल फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन विल गो हियर, दिस विल गो हियर एंड हाइड्रोजन का शिफ्टिंग 1-3 शिफ्ट। तो इस तरह से ये इसका इनॉल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो यहाँ पे होगी, बट उससे भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा इनॉल फॉर्म का कंटेंट इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं। इवन तो वी कैन से कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेट हो सकता है, बट एक्चुअली में ये इसका जो कॉन्जुगेशन है वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि आप देखते हो तो यहाँ पे होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और इसी क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे इनॉल का जो कंटेंट है वो एक्सपेक्टेशन से कम रहता है। तो ये यदि पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेट होता तो इनॉल कंटेंट इंक्रीज होता, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉन्जुगेट सिस्टम है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट हो भी सकता है, बट एक्चुअली पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन हो जाता है इन एक्सपेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड के साथ फिर ये जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और इसलिए इस पर्टिकुलर इनॉलिक डबल बॉन्ड को स्टेबिलिटी नहीं मिलती बिकॉज वो कॉन्जुगेशन में आया ही नहीं है।
तो इस तरह से यहाँ पे इनोलिक कंटेंट जो है वो समटाइम डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस जो है वो इनोलिक कंटेंट को डिक्रीज कर सकता है इन सम केसेस। ये भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि हमेशा कॉन्जुगेशन दिखा और हो सकता है कि यहाँ पे हम रीजन दे दें कि कॉन्जुगेशन से इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे ये एक एस्टर ग्रुप जो होते हैं उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक डिसएडवांटेज इनोलिक कंटेंट को हो सकता है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज aromaticity. In some cases enol content is almost 100% we can say when enol content or enolic compound is aromatic. Say for example हम इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से, मे बी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका है, ठीक है, तो हो जाएगा 2,4 साइक्लोहेक्सा 2,4 व्हाट डाई इन 1 तो इस तरह से ये एक कंपाउंड है कीटोन का। नाउ इसका यदि हम इनॉल फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इनॉल फॉर्म जो है ये बहुत ही कम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और पाई बॉन्ड जो है वो लोन पेयर में चेंज होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ये जो इनॉल फॉर्म है ये बनेगा इस तरह से, दिस विल बी द इनॉल फॉर्म एंड दिस इज व्हाट फिनॉल। और आप देख सकते हो कि दोनों में कंपेयर करें तो फिनॉल फॉर्म जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। सो ये जो फिनॉल है दिस इज व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड। तो जहाँ पे भी इस तरह का केस आता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इनॉल फॉर्म होगा। तो एरोमेटिसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करती है इनॉल कंपाउंड को, इसलिए उस पर्टिकुलर केस में जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है। वैसे और एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का यदि हम कंपाउंड देखते हैं, तो यहाँ पे 20 डबल बॉन्ड हो, तो इसका भी यदि हम देखते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, हियर आल्सो देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे जाएगा। वैसे ये जो है दिस पर्टिकुलर विल शिफ्ट हियर और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड दिस इज। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखता है कि ये बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड और यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड एंड दिस विल हैव OH एंड OH। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर है अगेन दिस इज व्हाट इनॉल फॉर्म एंड दिस इनॉल फॉर्म इज 100% बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये तीसरा फैक्टर है, जहाँ चाहे भी इनॉल फॉर्मेशन में एरोमेटिसिटी आ जाती है वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% इनॉलिक कंटेंट हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड फैक्टर इज कॉन्जुगेशन, दे आर द मेन फैक्टर्स विच इंक्रीज इनॉल कंटेंट एंड तीसरा जो फैक्टर है एरोमेटिसिटी, जहाँ पे भी एरोमेटिसिटी मिलेगी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा एज ए इनॉल, वहाँ पे इनॉल ऑलमोस्ट 100% हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर। तो समटाइम इनॉल कंटेंट जो है वो स्टेरिक फैक्टर से भी अफेक्ट होता है। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं टिपिकल एग्जांपल डाइकेटोन का, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, दिस इज डबल बॉन्ड हो। ओके, मे बी यहाँ पे हम ले रहे हैं वन, दिस इज व्हाट R2। ये जो पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे, जिसमें एक सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने R ग्रुप से और यहाँ पे हम लेते हैं R3। ओके, अब इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा, दिस इनॉल फॉर्म विल हैव अगेन द सेम, इस तरह से हो जाएगा ये, दिस इज OH, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज अगेन R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, दिस इज व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हम इस केस में R1 की वैल्यू एंड R3 की वैल्यू यदि हम लेते हैं CH3, मतलब यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और R2 यदि हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो इस केस में जो बनेगा दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये 76% इनॉल कंटेंट होता है। ये जो पर्टिकुलर इनॉल कंटेंट है ये होता है 76%। बट सपोज हम यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 लेते हैं इक्वल टू CH3, मतलब तीनों जगह पे यदि हम CH3 ले लें तो इसका जो परसेंटेज है वो नियरली होता है 46%। ओके, 44 या 46% इस तरह से होता है। और यदि ये होता है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, यदि हम इसमें ले लें टर्शियरी ब्यूटाइल, यदि हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इन तीनों पे अटैच कर दें तो बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट आएगा, बहुत क्राउडिंग हो जाएगी इनॉल कंटेंट में और उसी क्राउडिंग से इनॉल अनस्टेबलाइज हो जाएगा
और इसलिए यहाँ पे ये मिलेगा 0%। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हम इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं डाउन, तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट जो है बल्कि ग्रुप्स हम अटैच कर रहे हैं, और उसी बल्कि ग्रुप के अटैचमेंट के कारण इनॉल कंटेंट में जब भी बल्कि ग्रुप्स आएंगे तो वहाँ पे उसका परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और यदि हम टर्शियरी ब्यूटाइल जैसे बहुत ही बल्कि ग्रुप्स तीनों जगह पे अटैच कर दे R1 R2 R3 की जगह पे, तो वो इनॉल कंटेंट तो काफ़ी बल्की होगा और स्टेरिक फैक्टर्स के कारण काफ़ी सारे रिपल्शंस वहाँ पे होंगे बॉन्ड्स में, और उसी के कारण कंपाउंड जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और इसलिए वहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है वो कितना मिलेगा हमको 0%। ओके, अच्छा ये एक फैक्टर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चलो इसको नोट कर लो। Now the last factor is solvent effect. So as I have already told you कि जो solvent effect है वो भी काफ़ी इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म है दैट इज स्टेबल, और सॉरी इनॉल फॉर्म जो होता है दैट इज स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस स्टेबल, और उसका परसेंटेज कम हो जाता है यदि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में हम हो सकते हैं H2O, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, इथेनॉल में भी, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जबकि हेक्सेन, बेंजीन दे आर ऑल नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इनॉल कंटेंट इज वेरी हाई व्हेन द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर। अच्छा इसका रीजन क्या हो सकता है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पे फिर से हम वही फैक्टर एग्जांपल लेके आते हैं, तो सबसे इजी है समझने के लिए। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा दैट इज अगेन दिस वन, इधर जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा इनॉल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन एंड दिस इज व्हाट, ये इसका इनॉल कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं इनॉल कंटेंट, तो यदि हम वाटर में इसका देखें, यदि पोलर सॉल्वेंट में देखें, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो यदि हम वाटर में इसका परसेंट देखें तो दिस इज जस्ट 19% होता है। पर यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं हेक्सेन, तो हेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, दैट इज व्हाट 92% यू गेट ऑफ इनॉल कंटेंट। तो ये इजीली आपको दिख रहा है कि किस तरह से सॉल्वेंट जो है वो कितना इनॉल फॉर्म को अफेक्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसका रीजन ये है कि यदि वाटर में इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे वाटर में क्या होता है कि वाटर जो है इस तरह से, ये वाटर है हमारा, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्वेंट है, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव और यहाँ पे आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल्स में इस तरह के परमानेंटली पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, पोलैरिटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो ऐसा पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसके साथ में ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा जो इनॉल कंटेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, और तब ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाली फॉर्म ही नहीं होगी, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनेगी नहीं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो इस तरह से जो हमारा इनॉल कंटेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा वाटर के साथ में, और वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म होंगे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो विद इन द मॉलिक्यूल होती है वो फॉर्म नहीं होगी। तो आप सोच सकते हो कि इसके कारण जो स्टेबिलिटी मिल रही थी वो पूरी तरीके से यहाँ से वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई फॉर्म अपने को नहीं मिलेगा, और इसलिए इनॉल कंटेंट जो है वो काफ़ी कम है, 19% है। बट यदि हम इस चीज़ को रोक सके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब रोक सकते हैं, जब अपन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, इथेनॉल या एसिडिक एसिड ले ही ना, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं। तो यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, नॉन पोलर मतलब हेक्सेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, जिनकी पोलैरिटी, इनका जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होता है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। तो इस तरह की चीज़ को हम रोक सकते हैं यदि हम सॉल्वेंट को ही चेंज करते हैं, और तब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी हेक्सेन में, एंड अगेन द इनॉल कंटेंट विल इंक्रीज अप टू 92%। तो यू कैन सी कि पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है वो एंगेज हो जाता है, और इसके कारण मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, और इसी के कारण यहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है वो काफ़ी डिक्रीज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट, सो कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनॉल कंटेंट इज हाईली स्टेबल। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पे यदि हम देखें तो हम एक ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि हम सभी फैक्टर को मैच करके
अप्लाई करें मोस्ट ऑफ द कॉमन कंपाउंड्स में, तो हमको एक इनॉल कंटेंट की ऑर्डर मिलती है। तो अब हम क्या करते हैं, उसी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर जनरली ऑकरिंग कंपाउंड्स। ओके, चलो पहले इसको नोट कर लो। ओके, नाउ अभी जो हमने फैक्टर्स देखें, उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम एक जनरली ऑकरिंग कंपाउंड का उन फैक्टर्स को अप्लाई करके एक ऑर्डर बना सकते हैं, जो कि होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। सो देखिए कि जनरली किस तरह से ये ऑर्डर इन फैक्टर्स का यूज करके फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे CH3CHO विच इज एन एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का जो है इनॉल कंटेंट सबसे लोएस्ट होता है। तो ये जो है ये होगा अपना एल्डिहाइड। नाउ एल्डिहाइड से ज़्यादा जो है वो कीटोन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा CH3COCH3 जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कीटोन। तो कीटोन का होगा सेकेंड नंबर पे। इससे ज़्यादा कंटेंट जो होगा दैट विल बी ऑफ कीटो एस्टर, मे बी बेटा कीटो एस्टर। तो इस तरह से आप ले सकते हो, यहाँ पे CH3CO एंड CH2CO C2H तो ये हो जाएगा हमारा कीटो एस्टर। अब कीटो एस्टर में इससे भी ज़्यादा कंटेंट होगा इसी तरह के कंपाउंड का, यदि हम यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग लगा दें, फेनल ग्रुप यदि ऐड कर दे तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, उसके कारण इससे भी ज़्यादा उस पर्टिकुलर फॉर्म का इनॉल कंटेंट हाई रहेगा। यहाँ पे हम लगा सकते हैं PH, ओके, एंड CO CH2COO C2H5, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो फेनल रिंग है मतलब वो बेंजीन रिंग होगी C6H5, और उसके अंदर फिर से 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एज यू नो दैट। तो यहाँ पे वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से उसका इनॉल कंटेंट हाई रहेगा। इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज डायअल, ओके, यहाँ पे होगा डायअल। डायअल मतलब CHO CH2 CH2 एंड CH। तो इसका इनॉल कंटेंट नाउ इस ऑर्डर में यहाँ पे रहेगा। यदि हम डायअल में किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कीटोन लगाते हैं तो इसका और इनॉल कंटेंट इंक्रीज होता है, जैसे कीटो एल्डिहाइड जिसको हम बोलेंगे। यहाँ पे होगा CH3CO एंड ये यू टेक CH2CH। तो इसका इनॉल कंटेंट और हाई होगा यदि हम दोनों तरफ के एल्डिहाइड ग्रुप में से एक जगह पे कीटोन लगा दें। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा, यदि हम इसकी जगह पे दोनों कीटोन फॉर्म ले लें, मतलब डाइकीटोन ले लें, तो डाइकीटोन में हम देखते हैं कि CH3COCH2 एंड COCH3। तो इसका इनॉल कंटेंट और भी हाई रहेगा, बिकॉज इसमें कॉन्जुगेशन भी है एंड देन वी विल हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयर आर मेनी, ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं उन्हीं फैक्टर्स का यूज करके इस ऑर्डर को हमने फॉर्म किया। नेक्स्ट यदि हम एक्सटेंड कर सके कॉन्जुगेशन को, तो इससे और क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं PH एंड दैट इज COCH2COCH3। तो कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सटेंड हो गया। बट PH में एक फॉर्म आता है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो इनॉल कंटेंट थोड़ा डिक्रीज होता है। मतलब यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब मे बी यू कैन टेक CH3O, ये वाला यदि ग्रुप हम ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे इनॉल कंटेंट जो है वो थोड़ा सा और डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू जस्ट फेनल रिंग। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, ओके, स्ट्रक्चर वाइज। तो इस तरह से हो जाएगा CH3CO and this is C double bond O, this is CH2, C double bond O and CH3। तो इसका इनॉल कंटेंट जो है सिर्फ फेनल रिंग के यदि होगी और उसमें फेनल रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इसका कम रहेगा और ओनली फेनल रिंग का ज़्यादा होगा। ओनली फेनल रिंग मतलब इस तरह से ये पर्टिकुलर होगा, यहाँ पे दिस इज C double bond O, दिस इज CH2, C double bond O and CH3। So just you can compare कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है that electron donating group decreases the enol content, okay, as compared to just phenyl ring। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि मान लो हम फेनिल रिंग पे क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगाते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से इनॉल कंटेंट और इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक और हम केस ले सकते हैं कि दोनों साइड में बेंजीन लगाते तो वो भी वहाँ पे एक्शन कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा और इनॉल कंटेंट उससे भी हाई रहेगा। तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड में यदि हम क्या कर दें, बेंजीन रिंग को अप्लाई कर दें। सो दिस इज C double bond O, CH2 and here we can take maybe what we can say is C double bond O and दोनों साइड में हम बेंजीन रिंग, तो इससे इनॉल कंटेंट जो है वो और भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे
किसी भी एक फेनिल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो दैट विल बी हाईएस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं कि मे भी हम इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे हम लगाते हैं NO2। ओके, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2, C डबल बॉन्ड O एंड इस तरह से। सो यू कैन जस्ट सी कि NO2 ग्रुप जो है वो NO2 ग्रुप क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन एंड इंक्रीज द इनॉल कंटेंट। ओके, तो ये एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर के पीछे जो रीजनिंग रहेगी कि ये आगे क्यों है, ये पीछे क्यों, इसका कम क्यों, इसका ज़्यादा क्यों है, तो आप बस उन्हीं फैक्टर्स को सोच के, स्पेशली फर्स्ट ही फैक्टर्स जो होते हैं वही अप्लाई करके इस ऑर्डर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके कारण फिर इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको नोट कर लो अभी। ओके, तो इस तरह से हमने मोस्ट ऑफ द थ्योरी जो है टोटोमेरिज्म का वो हमने डिस्कस कर लिया। बट क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड देन ऑल्सो उसका इनॉल कंटेंट जो है वो फॉर्म ही नहीं होता हो, मतलब मैकेनिज्म आगे बढ़ता ही नहीं हो, ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? तो इसमें अपन बायसाइक्लो कंपाउंड जो है उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखें। ओके, बायसाइक्लो कंपाउंड में भी अपन ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक बायसाइक्लो कंपाउंड हम देखते हैं, दिस इज बायसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हम लेते हैं CH3 एंड हियर ये एक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमको पता है कि बायसाइक्लो कंपाउंड में ये जो होता है दिस इज व्हाट ब्रिज हेड कार्बन, और यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन है उसमें हमको मिल रहा है अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका जो इनॉल कंटेंट हम बनाएंगे तो ये इनॉल कंटेंट में ये जो है इसका ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड दिस इज शिफ्टिंग हियर। सो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है वो इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। दिस इज यहाँ पे होगा हमारा CH3, दिस इज CH3, ये हो जाएगा OH और यहाँ पे होगा हमारा डबल बॉन्ड। ओके, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसका ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड कार्बन है। ओके, नॉमेनक्लेचर हमने बायसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखा है, तो उसमें ये जो कार्बन होता है वो ब्रिज हेड होता है। अब ये जो है यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर है, यदि हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ये जो OH वाला जो होता है दिस पर्टिकुलर OH, ये OH माइनस है, तो ये OH माइनस इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। मैकेनिज्म हमने देखा बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में, तो ये OH जो है इसको लेके इनॉल कंटेंट फॉर्म करता है। बट यदि हम देखें तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं। व्हाई? बिकॉज एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेट रूल। तो ब्रेट रूल के हिसाब से एक्सोस बायसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ये जो ब्रिज हेड कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्म नहीं हो सकता, या फिर वो डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक कार्बन जो है यदि ब्रिज हेड हो तो ये पर्टिकुलर इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन जब डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व रहता है तो उससे रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, रिंग स्ट्रेन इसको अपन बोलते हैं, और उसी रिंग स्ट्रेन जो कि एंगुलर स्ट्रेन से प्रोड्यूस होता है, तो एंगुलर स्ट्रेन विल गिव यू रिंग स्ट्रेन, और उसी रिंग स्ट्रेन के कारण यदि डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे लोकेट होता है तो उससे रिंग स्ट्रेन काफ़ी बढ़ता है, काफ़ी सारा रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पे इनॉल कंटेंट फॉर्म नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन है तो इनॉल बनेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यदि बायसाइक्लो कंपाउंड होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बायसाइक्लो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी उसका इनॉल कंटेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ब्रेट रूल। ओके, ये जो है दिस इज नोन एज व्हाट, इसको हम बोलते हैं ब्रेट रूल। तो इस ब्रेट रूल के हिसाब से ब्रिज हेड कार्बन जो है वहां पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। यदि ब्रिज हेड कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके कारण रिंग स्ट्रेन होता है, और रिंग स्ट्रेन जो है दैट विल मेक द इनॉल कंटेंट हाईली अनस्टेबल, और इसलिए वो रिएक्शन ही यहाँ पे होती नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं होता, रिएक्शन नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इस तरह से ये एक एक्सेप्शन है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से बेटा हमने डिटेल में टोटोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया, उसके सभी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया, और किस तरह से इनॉल कंटेंट जो है उसका परसेंटेज और इनॉल कंटेंट का ऑर्डर होता है। ध्यान रखें जो भी हमने थ्योरी डिस्कस किया वो MCQ के फॉर्म को देख के डिस्कस किया है, जो भी हमने डिस्कस किया वो सिर्फ MCQ में चेक होने वाला है। सभी बुक्स में इन फैक्टर्स के ऊपर से और जो भी हमने थ्योरी डिस्कस किया उसके ऊपर से काफ़ी सारे टोटोमेरिज्म के MCQs, इन्हीं MCQs को हम सॉल्व करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, टोटोमेरिज्म के ऊपर कौन से जनरली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कुछ उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।